वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 1 और ये सीजन 2017 में रिलीज हुआ था। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टोक्यो होता है और टोक्यो जो अब वांटेड होती है और उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के 15 से ज़्यादा रॉबरीज की होती हैं और टोक्यो का हस्बैंड जो कि रॉबरी के दौरान ही मारा गया था और तब से टोक्यो अंडरग्राउंड ही थी। जिसके बाद नेक्स्ट डे होता है और टोक्यो सुबह उठती है और अपने अंडरग्राउंड से बाहर आती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि इसने अब रॉबरी का काम छोड़ दिया है और वो अच्छा डर गई है और वो एक चाइना शिप में एक कुक का काम करने वाली है। जिस पर अब टोक्यो की मॉम उससे बोलती है कि मैं तुमसे कब मिल सकती हूँ। तब टोक्यो अपनी मॉम से कहती है कि क्या आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी है। तभी हमें अब टोक्यो को मॉम को दिखाया जाता है और उनके पीछे काफ़ी सारी पुलिस होती है जो इनकी कॉल को ट्रैक कर रही होती है। फिर टोक्यो की मॉम अब उससे कहती है कि हाँ मैं अकेली हूँ। इसके बाद टोक्यो ये बात सुनकर के काफ़ी खुश होती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि ठीक है आप मुझे एक कॉफ़ी शॉप के बाहर मिलिए, मैं भी वहीं पर आ रही हूँ। फिर टोक्यो अब कॉफ़ी शॉप की तरफ जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कि काफ़ी जीनियस होता है और वो आदमी आकर के टोक्यो को रास्ता रोक लेता है। जिसके बाद टोक्यो उसकी कार में बैठ जाती है और टोक्यो उसे गन दिखा कर कैसे पूछती है कि तुम पुलिस हो या फिर कोई और हो, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है। जब वो आदमी अब टोक्यो से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम्हें बचाने आया हो, तुम्हारे घर पे पुलिस आई है। साथ ही वो आदमी अब टोक्यो को उसकी घर की फोटो भी दिखाता है जिसमें सच में उसके घर के बाहर पुलिस खड़ी होती है। जिसके बाद वो आदमी अब टोक्यो से कहता है कि तुम मुझे प्रोफेसर कह के बुला सकती हो और मैं अब एक बैंक को लूटने जा रहा हूँ और उस बैंक को लूटने के लिए वो एक टीम तैयार कर रहा है और वो अपनी टीम में उन लोगों को शामिल कर रहा है जिनके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ ना हो। साथ ही वो आदमी अब टोक्यो को ये भी बताता है और इस समय जो हम बैंक को लूटने जा रहे हैं यानी कि जो रॉबरी करने जा रहे हैं वो रॉबरी हमारे 24 मिलियन यूरोस की होगी। और 24 मिलियन यूरोस सुनने के बाद टोक्यो भी अब उसी आदमी यानी कि इस प्रोफेसर के साथ मिल जाती है। जिसके बाद हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है और उसके साथ ऐसे ही 7 आदमी और होते हैं जो कि प्रोफेसर की टीम में होते हैं और प्रोफेसर की टीम में जितने भी लोग थे वो उन सभी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर होता था। इसके बाद प्रोफेसर को मिला करके उसकी पूरी टीम में 9 लोग हो गए थे और अब ये सभी एक प्लानिंग बनाते हैं बैंक को लूटने के लिए। जिसके बाद प्रोफेसर अपनी पूरी टीम को लेकर के एक खंडहर में जाता है और वो खंडहर शहर से काफ़ी दूर होता है जहाँ पे काफ़ी सारी टेबल्स और चेयर पड़ी होती हैं जिन पर अब प्रोफेसर की टीम पे सभी लोग बैठते हैं और प्रोफेसर उन सभी से कहता है कि हम लोग यहाँ पे 5 महीने रुक करके बैंक को लूटने की प्लानिंग करेंगे। साथ ही प्रोफेसर अब इन लोगों से कहता है कि आप लोग एक दूसरे के नाम नहीं जानते हो और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को अलग अलग सिटीज़ के नाम दूंगा और आप सब लोग एक दूसरे को सिटीज़ के नाम से ही पुकारेंगे। तभी हमें प्रोफेसर के पास टोक्यो को दिखाया जाता है और प्रोफेसर ने ही टोक्यो को उसका नाम टोक्यो दिया होता है। वहीं हमें दूसरा मेंबर दिखाया जाता है जिसका नाम बर्लिन होता है और बर्लिन ने अभी तक 24 रॉबरी की होती हैं। और ऐसे ही प्रोफेसर अपने सभी टीम मेंबर को एक एक सिटीज़ के नाम देता है, इन्हीं में तो ट्विंस भी होते हैं। जिसके बाद अब प्रोफेसर सभी को बताता है कि हम लोग एक फैब्रिका नेशनल डी मोनिका एक म्यूजियम था जहाँ पे सभी कंट्री की नोटें कलेक्ट होती थी, यानी कि वहाँ पे नोट प्रेस होता है। जिसके बाद हमारी कहानी अब आगे बढ़ती है और हमें यहाँ पे प्रोफेसर और उसकी टीम का प्लान नहीं बताया जाता है। हमारी कहानी अब 5 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है और अब प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम तैयार हो गई थी रॉबरी करने के लिए। अब इन लोगों का सबसे पहला प्लान ये था, इन लोगों को किसी भी हालत में उस म्यूजियम के अंदर घुसना था। ये सभी लोग बैठ करके एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में 2 टर्न पड़ते हैं जिसमें से मॉस्को जो कि प्रोफेसर की टीम का ही एक मेंबर होता है, मॉस्को जो अब गाड़ी से उतरता है और उस डाइवर्जन के रास्ते को ब्लॉक कर देता है और दूसरे डाइवर्जन को ओपन कर देता है। और प्रोफेसर की टीम के जो बाकी लोग होते हैं वो सभी गाड़ी से उतर करके एक दूसरे रास्ते की तरफ जाते हैं जहाँ पे उन्हें काफ़ी सारी गन्स और रॉबरी के टाइम भी जितनी उन्हें सामानें चाहिए होती हैं वो सभी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद अगेन से ये सभी लोग गाड़ी पे बैठते हैं और उसी रास्ते से आगे निकल जाते हैं। जाने से पहले ये लोग इस डाइवर्जन वाले रास्ते को भी ब्लॉक करके जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि इस डाइवर्जन वाले रास्ते से म्यूजियम की तरफ काफ़ी सारा सामान जा रहा है जो कि म्यूजियम की प्रोटेक्शन के लिए जाता है। तभी हमें अब डाइवर्जन वाले रास्ते पे 2 पुलिस की गाड़ियाँ और बीच में एक ट्रक जा रहा होता है। वो पुलिस की गाड़ी अब डाइवर्जन को देख करके रुक जाती है। यहीं पे हम देखते हैं प्रोफेसर की टीम में जब मसले लगा दिए होते हैं जिसकी वजह से पुलिस को कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल पाती है। इसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम आ जाती है तो अब उन पुलिस वालों के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और इन्हें बंदी बना लेती है। इसके बाद प्रोफेसर की टीम के ही 2 मेंबर से उन लोग पुलिस वालों की कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और कार में बैठ जाते हैं। साथ ही उस ट्रक के ड्राइवर को भी ये लोग बंदी बना लेते हैं जिसकी जगह पे अब मॉस्को बैठ जाता है। वहीं पे हम अब टोक्यो और नैना बॉय को देखते हैं। ये लोग एक नॉर्मल लड़कियों के कपड़े पहनती हैं और कार में बैठ के आगे जाती हैं।
वहीं पे हम कुछ स्कूली बच्चों को देखते हैं, वो लोग भी अब म्यूजियम की तरफ जा रहे होते हैं। और प्रोफेसर और उसकी टीम को पहले से ही पता था कि ये बच्चे भी इसी रॉयल म्यूजियम में जा रहे हैं उसे देखने के लिए। और उन्हीं स्टूडेंट में एक लड़की होती है जो कि यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसडर की बेटी होती है। और अब ये सभी लोग रॉयल म्यूजियम की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके मन न्यूरेबी और टोक्यो जो प्रोफेसर को कॉल करके बताती है हम लोग अपने रॉयल म्यूजियम में पहुंच गए हैं। वहीं अब हम प्रोफेसर की टीम के 2 मेंबर को देखते हैं जो लोग पुलिस वालों की कॉस्ट्यूम पहन करके पुलिस की गाड़ी में होते हैं। और बाकी के बचे हुए प्रोफेसर की टीम के मेंबर्स जो लोग वो लोग अब उसी ट्रक के कंटेनर में छुप करके बैठ गए होते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग अब म्यूजियम की चेक पोस्ट को पार कर लेते हैं। जिसके बाद हमें म्यूजियम दिखाया जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं। ये सभी लोग अब मिल करके म्यूजियम में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को एक जगह पे ले आते हैं। तभी हम उन पुलिस वालों को देखते हैं जो कि रॉबर्स होते हैं और वो लोग जितने भी पुलिस वाले होते हैं उन सभी को हाथ पैर बांध देते हैं और उनकी आंखों पे पट्टियाँ लगा करके उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं। वहीं हम रियो को देखते हैं जो अब इस पूरी म्यूजियम के कैमरे को कंट्रोल कर रहा होता है और वो उस पूरे कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है, वो सारे कंप्यूटर को बंद कर देता है। और वहीं हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनकी आंखों पे भी पट्टी बांध दी जाती है और उनके मोबाइल ले लिए जाते हैं। और वहीं बर्लिन जो इन सभी रॉबर्ट्स का इंचार्ज होता है, बर्लिन का नेचर जो कि काफ़ी शार्प नेचर था, वो अब अपनी बातों से काफ़ी सारे लोगों को मैनिपुलेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम मॉस्को और रियो को देखते हैं, ये लोग अब म्यूजियम की प्रेस को अनलॉक कर लेते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारा पैसा होता है। अब मॉस्को और रियो उस लॉकर के अंदर जाते हैं जहाँ से ये लोग सिर्फ $2 मिलियन पैसे चुरा लेते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये लोग इस पैसे को चुरा नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक दिखावा है। और ऐसा ये लोग क्यों करते हैं इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद ये सभी रॉबर्ट्स अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सभी रॉबर अब उन हॉस्टेजेस को पीछे होने के लिए कहते हैं और कोई यहाँ पे पुलिस अलार्म को ऑन कर देते हैं, जिससे कि पुलिस वालों को पता लग जाए कि यहाँ पे रॉबरी हुई है। और ऐसा ही होता है, सभी पुलिस वालों को पता लग जाता है कि इस म्यूजियम में रॉबरी हुई है और सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद पुलिस अब म्यूजियम की तरफ आने लगती है और वो बस म्यूजियम से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे होती है। तभी इन रॉबर्स को ये बताया जाता है कि उन्हें पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग नहीं करनी है, उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचानी है, जबकि उनके सामने इस बैग को रख देना है और उनके ऊपर 2 से ही फायरिंग करनी है, जिससे कि उनके बिल्कुल भी चोट ना आए, उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और फिर झूठ मूठ का पुलिस वालों से डर करके तुम्हें बैंक के अंदर आना है, जिससे कि पुलिस वालों को ये लगेगा तुम लोग यहाँ पे रॉबरी करने आए थे और लेकिन हम लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया है और तुम लोगों की रॉबरी फेल हो गई है। बट ऐसा रियल में नहीं है, हारे नहीं होंगे। जिसके बाद अब प्रोफेसर की टीम के सभी मेंबर्स पुलिस के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि हम लोग आपसे डर गए हैं और हमारा प्लान फेल हो गया है। अब सभी लोग प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। इसके बाद हमें अब रियो को दिखाते हैं और पुलिस की जो एक गोली चल वो रियो के सर को छू करके निकल जाती है, जिसकी वजह से रियो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और ये चीज़ देख करके टोक्यो को काफ़ी गुस्सा आता है, इसीलिए वो एक पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग कर देती है, जिससे कि वो पुलिस वाला जख्मी हो जाता है। और ऐसा प्रोफेसर के प्लान में नहीं था। जिसके बाद ये लोग अब उस साल उन सभी पैसों को म्यूजियम के बाहर ही छोड़ करके चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रियो को अब होश आ जाता है। जिसके बाद हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं और वो टोक्यो के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसने एक पुलिस वाले को नुकसान पहुंचाया, उसके ऊपर फायरिंग की। इस वजह से सभी लोग टोक्यो के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम म्यूजियम में देखते हैं जहाँ पे पुलिस वाले को गोली लगी और ये बात जैसे ही सभी पुलिस वालों को पता लगती है तब वो सभी म्यूजियम के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हम अब पुलिस फोर्स को देखते हैं, ये लोग अब म्यूजियम के बाहर काफ़ी सारे कैंप लगाते हैं यहाँ पे रहने के लिए। और तभी हमें पता चलता है कि प्रोफेसर और उसकी टीम के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी काफ़ी जीनियस थे। उन लोगों का ये प्लान होता है, ये सभी एक दूसरे से एनालॉग के थ्रू कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और इन लोगों की कोई भी जो बात होती वो किसी को भी नहीं पता चल पाती थी। और इन लोगों का जितना भी कॉन्टेक्ट होता था उसके बारे में बाहर किसी को भी कुछ भी नहीं पता चल पाता था। इसी वजह से पुलिस वाले भी इन लोगों की कॉल को नहीं ट्रैक कर पा रहे थे क्योंकि इन लोगों को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। वहीं हमें अब बर्लिन को दिखाते हैं। बर्लिन जो अब अपने सभी साथियों से कहता है कि अब हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, जब तक कि पुलिस वाले बाहर अपने कैंप को सेट कर रहे हैं तभी तक हमारे पास टाइम है। वहीं हम रियो को देखते हैं जो अब उस एम्बेसडर की बेटी को बंदी बना लेता है और उसे भी अब रॉबर्ट्स के जैसे ही कपड़े पहना देता है। वहीं अब हम पुलिस इंचार्ज की इंस्पेक्टर को देखते हैं जो अब म्यूजियम में रॉबर्ट्स के इंचार्ज को कॉल लगाती है और ये कॉल बर्लिन के पास आती है। बर्लिन इस कॉल को प्रोफेसर के पास कनेक्ट कर देता है जो इस समय उसी खंडहर में था जहाँ पे इन लोगों का अड्डा होता है। और ये खंडहर शहर से काफ़ी दूर होता है। जिसके बाद प्रोफेसर अब पुलिस इंचार्ज से वॉइस चेंज करके बात कर रहा होता है और वो अब पुलिस इंचार्ज से कहता है हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें बर्लिन जाना है। और ये भी प्रोफेसर का एक प्लान होता है क्योंकि प्रोफेसर उन सभी पुलिस वालों को बताना चाहता था कि हम लोग फंस चुके हैं और हमारा प्लान अब फेल हो रहा है।
और प्रोफेसर पुलिस इंचार्ज से काफ़ी पोलाइटली बात कर रहा होता है, जिसके बाद हमें पुलिस इंचार्ज को दिखाया जाता है और उसे अब प्रोफेसर के ऊपर शक हो रहा होता है। वो अपने बाकी साथियों से कहती है कि इतनी जल्दी रॉबर्ट्स का इंचार्ज शांत नहीं हो सकता है, जरूर इन लोगों की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें बर्लिन को दिखाया जाता है, जो अब उन सभी हॉस्टेजेस से कहता है कि तुम सब लोग साथ रहो और अब तुम लोगों को मेरा कहना मानना पड़ेगा। ऐसा अगर तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना तो फिर मैं सब लोगों को एक एक करके मार डालूं। जिसके बाद बर्लिन जितने भी हॉस्टेजेस होते हैं उन सभी लोगों को अपने ही जैसे कपड़े और अपने ही जैसा मास्क देता है, जो कि उन सभी लोगों को पहनना होता है। और अब सभी लोग एक जैसे कपड़े और एक जैसा मास्क लगाए होते हैं और साथ ही उन लोगों को नकली गन्स भी दिए जाती हैं। जिसके बाद हमें अभी यूके के एम्बेसडर को दिखाया जाता है और वो अब पुलिस इंचार्ज को कॉल करता है और उससे कहता है कि कमांडर्स को लेकर के मेरी बेटी को बाहर निकाला जाए। और जब ये बात सभी रॉबर्ट्स को पता लगती है तब वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि इन लोगों का यही प्लान होता है कि जैसे ही कमांडर अंदर आएंगे तब सभी लोगों को एक जैसा कपड़ा और एक जैसा मास्क लगाए हुए देखेंगे, जिसमें वो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि असली रॉबर कौन है और नकली रॉबर कौन है। और इसी वजह से वो किसी को नहीं मारेंगे ताकि किसी भी मासूम की जान ना जाए। और साथ ही इन सभी रॉबर्स ने उन सभी लोगों के हाथ में नकली गन्स भी दे रखी होती है, जिससे ये और उन लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो। और दूसरी बात ये भी थी कि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी ये पता चले कि इन सभी रॉबर्स की संख्या कितनी है। ये लोग कुल 8 लोग थे, लेकिन बाहर किसी को भी नहीं मालूम था कि रॉबर्स कितने हैं। और ये सारा सब कुछ प्लान प्रोफेसर का ही होता है, क्योंकि प्रोफेसर जो कि काफ़ी जीनियस होता है, उसे पहले ही अपनी पूरी टीम को रेडी कर रखा होता है। उसने अपनी पूरी टीम को पहले ही बता रखा होता है कि उस म्यूजियम में पुलिस यानी कि जो कमांडर्स 4 जगह से अंदर आएंगे। सबसे पहला मेन डोर से, फिर रोड की तरफ से आएंगे और फिर फ्लोर टॉप से आ सकते हैं और साथ ही कुछ इमरजेंसी गेट से भी अंदर आ सकते हैं। लेकिन सबसे मेन है रोड एरिया, जहाँ से कमांडर्स अंदर आ सकते हैं। और ऐसा ही होता है, हम देखते हैं कि रोड एरिया से अब काफ़ी सारे कमांडो स्क्वाड्स जो कि अंदर आने लगते हैं। अब जैसे ही सभी कमांडो अब ड्रिल मशीन से कैमरे को अंदर लगाते हैं, तभी हम देखते हैं कि सभी रॉबर्ट्स अब अपने मशीन गन और काफ़ी सारे हथियारों से तैयार खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम रियो को देखते हैं और रियो जो अब मिनिस्टर की बेटी को किडनैप करके रखा होता है, वो उससे अभी कॉल कराता है बाहर की पुलिस के पास। मिनिस्टर की बेटी जो अब पुलिस से कहती है कि यहाँ पे जितने भी हॉस्टेजेस हैं उन सभी लोगों को भी रॉबर्ट्स के तरीके ही कपड़े और मास्क पहनाए गए हैं, इसलिए कमांडो स्क्वाड अंदर अब तो फिर वो सभी मासूम हॉस्टेजेस को भी मार डालेंगे। इसीलिए किसी भी कमांडो को अंदर ना आने दिया जाए और सभी को बाहर निकाल दिया जाए। और ऐसा ही होता है, पुलिस वालों को अब पता लगता है कि सभी रॉबर्ट्स ने हॉस्टेजेस को भी सेम कपड़े और सेम मास्क लगा रखा है, इसीलिए वो किसी भी कमांडो को अंदर जाने नहीं देते हैं। और सभी कमांडो स्क्वाड अभी तक म्यूजियम के लोड एरिया में गए होते हैं, वो सभी अब पीछे की तरफ वापस चले जाते हैं। और फिर हमें अब उन सभी रॉबर्ट्स को दिखाते हैं जिनका मेन प्लान अब शुरू होता है। यहाँ पे हम नैरोबी को देखते हैं, वो एक लिस्ट निकालती है और उनमें से कुछ लोगों के नाम बुलाने लगती है और ये उन लोगों के नाम होते हैं जो कि नोट प्रेस करते हैं। और फिर यहाँ पे इन लोगों का काम शुरू होता है, जिसके बाद सभी नोट प्रेस वालों को बंदी बनाया जाता है और उन सभी लोगों को नोट प्रेस करने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पे अब 1 मिनट में 500 मिलियन यूरोस प्रेस किए जा रहे थे और इतना सारा पैसा देख करके रॉबर्ट्स काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को 24 मिलियन यूरोस भी और छापने थे। और वहीं हमें बाहर की पुलिस दिखाते हैं, जो कि पुलिस इंचार्ज अभी तक इस केस को हैंडल कर रही होती है, लेकिन अब उससे ये केस हैंडल नहीं होता है, इसीलिए वो इस केस को सुपर इंटेलिजेंस ऑफिसर को सौंप करके यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उस पुलिस इंचार्ज के ऊपर काफ़ी सारा ऊपर से प्रेशर आ रहा था, यानी कि उस एम्बेसडर का प्रेशर आ रहा था। वो उससे अपनी बेटी ढूंढने के लिए कह रहा था और ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाती है और एक कॉफ़ी शॉप पे जाती है। और वो आकर के देखते हैं कि उसका मोबाइल जो अब स्विच ऑफ हो चुका है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो अब पुलिस इंचार्ज से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर पुलिस इंचार्ज अब उस आदमी से कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। और वो आदमी अब पुलिस इंचार्ज को फ़ोन दे देता है और तभी हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं कि वो प्रोफेसर होता है, जो कि इस पूरे रॉबरी का मास्टरमाइंड होता है। और प्रोफेसर जो अब पुलिस इंचार्ज को अपना ही मोबाइल देता है उसे अपनी मॉम को कॉल करने के लिए। इस चीज़ की भनक पुलिस इंचार्ज को बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और अब यहाँ से हमारा अगला दिन दिखाते हैं और फिर हमें वही म्यूजियम दिखाते हैं जहाँ पे सभी रॉबर्ट्स अब सो रहे होते हैं। तभी अब मॉस्को जागता है और वो उन सभी लोगों को जगाता है और उन सबसे कहता है कि अब अपने काम पे शुरू हो जाओ। और अभी तक इन लोगों ने टोटल 52 मिलियन यूरोस छाप लिए होते हैं और अभी इन लोगों को टोटल 2400 मिलियन यूरोस छापने थे। और यहाँ पे आप सबसे मेन चीज़ देख पाते हैं जो कि ये प्रोफेसर कर रहा होता है। प्रोफेसर जो इस म्यूजियम से थोड़ी ही दूरी पे एक रूम लेकर के रन पे रह रहा होता है और वो वहाँ से बैठ करके म्यूजियम के सारे कैमरा और पुलिस से बात करने की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हमें अब बाकी रॉबर्ट्स को दिखाते हैं और अब रॉबरी की स्टार्टिंग होती है, यह कि इन सभी रॉबर्ट्स को एक झटका लगता है और ये एक लव स्टोरी होती है।
जिसमें हम टोक्यो और रियो को देख पाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और इन दोनों में अफेयर चल रहा होता है। इन रॉबर्स के इंचार्ज यानी कि बर्लिन को देख पाते हैं, जो अब इन हॉस्टेजेस में से एक लड़की जिसका नाम मोनिका होता है, वो उसे अब इस म्यूजियम के बाहर ले आता है और मोनिका के हाथ में एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि हम सभी 67 हॉस्टेजेस हैं, जो कि एकदम ठीक है, हम लोगों को कोई भी चोट नहीं आई है। तभी हम बर्लिन को देखते हैं जिसके ऊपर एक स्नैपर जो गन पॉइंट करके बैठा होता है और वो बस शूटिंग के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। अगर उसे ऑर्डर मिल जाता शूट करने का तो फिर वो बर्लिन को शूट कर देते, लेकिन तभी मोनिका और साथ ही सभी रॉबर्ट्स म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और साथ ही बर्लिन भी चला जाता है। और वहीं पे बर्लिन जो अब इन सभी हॉस्टेजेस में से जितने भी अच्छे खासे हॉस्टेजेस थे उन सभी को लेकर के एक जगह आ जाता है और यहाँ पे वो इन लोगों से एक टनल खोदने के लिए कहता है और ये भी इन लोगों का एक प्लान होता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए एक टनल खुदवाते हैं और खुद ये सभी रॉबर्ट्स मिल करके दूसरी जगह पे टनल खोद रहे होते हैं और इनके टनल के बारे में हॉस्टेजेस में किसी को भी नहीं पता था, ताकि अगर इमरजेंसी हो तो पुलिस वालों को ऐसा लगे कि ये सभी रॉबर्ट्स हॉस्टेजेस के द्वारा बनाए हुए टनल से बाहर निकल गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहीं अब हम बर्लिन को देखते हैं जो उन सभी हॉस्टेजेस के पास जाता है और उन सभी से पूछता है कि अगर यहाँ पे कोई डायबिटीज़ पेशेंट या फिर कोई प्रेग्नेंट है तो फिर वो मुझे बताए और अपने मेडिसिन्स के बारे में बताए, ताकि मैं तुम लोगों के लिए बाहर से मेडिकेशन ला सकूँ और साथ ही तुम लोगों के लिए खाना भी ला सकूँ। साथ ही बर्लिन अब उन सभी हॉस्टेजेस को ये भी बताता है कि मैं तुम लोगों को एक एक करके वीडियो बनाने का मौका दूंगा, जिसमें तुम लोग अपनी फैमिली को ये बता सकते हो कि हम लोग इस म्यूजियम में बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में उनके एक रॉबर्ट भी होगा जो कि तुम लोगों के ऊपर निगरानी रखेगा। जिसके बाद हमें अब एम्बेसडर की बेटी को दिखाया जाता है, वो अब अपने वीडियो को शूट कर रही होती है, लेकिन यहीं पे रियो और टोक्यो की एक बेवकूफ़ी कर जाते हैं। रियो जो अब एम्बेसडर की बेटी को समझा रहा होता है कि सही से बोलो, क्योंकि एम्बेसडर की बेटी जो कि तोड़ रही थी वीडियो में, थोड़ा हिचकिचा रही थी वीडियो को शूट करने में, वो काफ़ी परेशान हो रही थी। रियो अब एम्बेसडर की बेटी से कह रहा होता है कि आराम आराम से वीडियो शूट करो, कोई भी जल्दी मत करो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। रियो को उस लड़की से बात करते हुए देख लेती है और उसे जलन होने लगती है। वो अब रियो के पास आती है और रियो जो अब अपने फ़ोन को एम्बेसडर की बेटी के पास छोड़ देता है और टोक्यो को समझाने लगता है, लेकिन टोक्यो और रियो के बीच में बहस होने लगती है। तभी हम यहाँ पे एम्बेसडर की बेटी को देखते हैं जो अब रियो के फ़ोन को उठा ले और वो इंटरनेट को ऑन कर देती है कि अब बाहर की पुलिस को ये पता चल जाता है कि रियो का फ़ोन अब एक्टिवेट हुआ है और वो फ़ोन से रियो के फ़ोन को हैक कर लेती है और साथ ही एम्बेसडर की बेटी यहाँ पे लाइव कैमरा ऑन कर देती है, जिससे कि पुलिस वाले यहाँ की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और वही रियो जिसका ध्यान अब एम्बेसडर की बेटी की तरफ जाता है जो यहाँ की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी वो फ़ौरन से एम्बेसडर की बेटी के पास आता है और उसके हाथ से फ़ोन को छिना करके तोड़ देता है, लेकिन तब तक ये बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उस रिकॉर्डिंग में रियो का चेहरा आ गया था और पुलिस वालों को पता लग गया था कि इन सभी रॉबर्ट्स में से एक का चेहरा तो हमें दिख गया है और वो लोग इस चीज़ से काफ़ी खुश होते हैं। इन सारी चीज़ें से रियो को आगे काफ़ी दिक्कत होने वाली थी। वहीं हम दूसरी तरफ अब पुलिस इंचार्ज को देखते हैं जो अपने घर में होती है। तभी उसके पास उसके सीनियर का कॉल आता है और वो अब उससे कहते हैं कि तुम्हें दोबारा इस केस को हैंडल करना है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब रॉयल म्यूजियम दिखाया जाता है जिसमें अब सभी हॉस्टेजेस मिलकर के टनल बना रहे होते हैं। उन्हीं में हमें रॉयल म्यूजियम के डायरेक्टर को दिखाते हैं और उसके साथ एक आदमी और होता है। ये दोनों मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग चेक करेंगे इन सभी रॉबर्ट्स के पास क्या क्या हथियार है। तभी वो लोग चेक करते हैं कि इन सभी रॉबर्ट्स के पास काफ़ी सारे एम्युनिशन और प्रेस्टीज एक्सप्लोजन्स भी हैं। तभी ये लोग समझ जाते हैं कि इन रॉबर्ट्स का प्लान यहाँ पे नहीं रुकने वाला है, इसके साथ इन लोगों का प्लान और आगे जाने वाला है और ये लोग यहाँ पे प्लास्टिक एक्सप्लोजर्स का भी यूज़ करने वाले हैं। और इन प्लास्टिक एक्सप्लोसिव का क्या यूज़ है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, जिसके बाद हमें अब पुलिस इंचार्ज को दिखाया जाता है और वो अब दोबारा से इस केस को हैंडल करने के लिए आ जाती है। और मेरे प्रोफेसर रोकर जो अब रॉयल म्यूजियम के बाहर आ गई होती है, वो अब यहाँ आकर के सबसे पहले उस रिकॉर्ड हुई वीडियो को देखती है जिसमें रियो का चेहरा आया हुआ होता है। तभी उनके पास अब प्रोफेसर कॉल करता है। वो सबसे पहले पुलिस इंचार्ज रोकर से खाना और कुछ मेडिकेशन के लिए बोलता है और ये सब कुछ उन सभी हॉस्टेजेस और बाकी लोगों के लिए है। जिसके बाद पुलिस इंचार्ज रोकर जो अब प्रोफेसर से कहती है कि हमारे पास एक वीडियो रिकॉर्ड होकर के आई है जिसमें हमें म्यूजियम के अंदर का माहौल पता चला, साथ ही हमें एक रॉबर्ट्स का भी चेहरा नजर आया है। इसी तरीके से मैं तुम सभी रॉबर्ट्स का चेहरा पता लगा लूंगा और फिर तुम लोगों को आसानी से पकड़ लूंगी। साथ ही वो अब प्रोफेसर को 2 ऑप्शन देती है और वो अब प्रोफेसर से कहती है कि अगर तुमने सरेंडर कर दिया तो फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें सिर्फ 8 साल की सजा हो, और साथ ही अगर तुमने मुझे सभी रॉबर्ट्स का पता बता दिया तब भी तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तब प्रोफेसर बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब देता है और वो पुलिस इंचार्ज ऑफ गर्ल्स से कहता है मैं ऑप्शन सी एक्टिवेट करूँगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि प्रोफेसर ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था और जो पुलिस इंचार्ज थी वो प्रोफेसर को अंडर एस्टिमेट कर रही होती है।
वहीं दूसरी तरफ अब हम रॉयल म्यूजियम के डायरेक्टर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टेजेस के बीच में उछल रहा था। वो अब मोनिका से कहता है कि मेरी ऑफिस में मेरा कोट रखा है जिसमें एक दूसरा फ़ोन है और मैं उस बाहर की पुलिस को कॉल करूँगा। वहीं हमें अब बर्लिन को दिखाते हैं जिसके पास प्रोफेसर का कॉल आता है और प्रोफेसर अब बर्लिन को ऑर्डर देता है कि हॉस्टेजेस का पता लगा जिसे रियो की वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिससे कि पुलिस वालों को अंदर के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है। तभी बर्लिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अब सभी रॉबर्स के पास जाता है। उन सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम किसका मोबाइल से सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। जिसके बाद बर्लिन अब उन सभी हॉस्टेजेस के पास जाता है और उन सभी से कहता है कि किसने किया था ऐसा काम। म्यूजियम के अंदर की सारी वीडियो बाहर तक के पहुंचा दी है। तभी उन सभी हॉस्टेजेस में से कोई भी बाहर नहीं आता है। इसके बाद बर्लिन एक वहाँ पे बूढ़ा आदमी होता है जिसको वो अपने पास बुलाता है और उसके कपड़े सबके सामने उतार देता है। तभी यहाँ पे रियो जो कि शर्मिंदा होता है और वो अब खुद ही बर्लिन को बता देता है कि वो मेरा फ़ोन था और एम्बेसडर की बेटी ने मेरे फ़ोन से सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और उसे पुलिस के पास भेज दिया था। ये चीज़ सुन करके बर्लिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अब अपने 2 साथियों को बुलाता है जिनसे वो कहता है कि रियो को लेकर के जाओ और उसे इस गलती का सबक सिखाओ ताकि वो अपनी लाइफ में दोबारा से ऐसी गलती कभी ना करे। जिसके बाद अब हम देखते हैं रियो को 2 रॉबर्स पकड़ के ले जाते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहे होते हैं। वहीं अब हम बाहर पुलिस को देखते हैं जिन्हें अब रियो का सारा डाटा मिल जाता है और वो अब रियो की सारी इन्फॉर्मेशन, उसका सारा डेटा ऑन एयर और सभी न्यूज़ चैनल पर दे देते हैं। जिसके बाद हमें अब पुलिस के द्वारा दिए हुए फूड और मेडिकेशन को रॉबर्ट्स अब बाहर लेने के लिए आते हैं और जैसे ही उन्हें अब उनका ज़रूरत का सामान मिल जाता है तब वो उन सारे सामान को लेकर के म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और अगेन से म्यूजियम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वहीं अब हम हॉस्टेजेस मोनिका को देखते हैं। वो अब म्यूजियम के डायरेक्टर के रूम में जाती है और वहाँ से उसको दूसरा फ़ोन मिल जाता है और मोनिका उस फ़ोन को छुपा देती है। वहीं अब हम बाहर की तरफ पुलिस इंचार्ज रॉकेल को देखते हैं। वो अब लंच में अगेन से बाहर में जाती है और वहाँ पे अगेन से प्रोफेसर आता है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी ही बातें होती। तभी पुलिस इंचार्ज के पास एक कॉल आता है और उस कॉल पे उसे पता लगता है कि रॉबर्ट्स में से 2 लोगों का चेहरा आइडेंटिफाई हो गया है। तभी पुलिस इंचार्ज के मोबाइल पर 2 इमेजेस आती हैं और वहीं पर प्रोफेसर जो पुलिस इंचार्ज के मोबाइल में देखने की कोशिश कर रहा था इमेजेस किसकी है। तभी पुलिस इंचार्ज रॉकेल जो प्रोफेसर के ऊपर अटैक करती है और उसे पकड़ लेती है और प्रोफेसर को एक समझ ऐसा लगता है कि अब वो पकड़ लिया गया है, उसका सारा प्लान अब फेल हो गया है और सबको मालूम पड़ गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस इंचार्ज जो अब प्रोफेसर से कहती है कि कहाँ पे है तुम्हारा रिकॉर्डर और तुम कौन से न्यूज़ चैनल से हो। और ये चीज़ सुनकर के प्रोफेसर को थोड़ा जान में जान आई होती है क्योंकि वो समझ गया होता है कि इंस्पेक्टर को कुछ भी नहीं पता चला है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर को अपनी फर्जी आइडेंटिटी देता है और बार के मैनेजर की मदद से वो अपने आप को छुड़वा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम मोनिका को देखते हैं जिसने अब मेडिकेशन में एक अबॉर्शन पिल मंगाई होती है क्योंकि मोनिका प्रेग्नेंट होती है और मोनिका के पेट में जो बच्चा होता है वो इसी म्यूजियम के डायरेक्टर का ही बच्चा होता है, जबकि म्यूजियम का डायरेक्टर जो कि शादीशुदा था लेकिन उसका अफेयर मोनिका से चल रहा था। तभी यहाँ पे रॉबर्ट्स का एक मेंबर आता है जो अब मोनिका को वो पिल देता है और साथ ही उसे मना करता है कि तुम अबॉर्शन मत करो। तब यहाँ पर ही आ जाता है और वो अब मोनिका को यहाँ से जाने के लिए कहता है। मोनिका जिसने अपने म्यूजियम के डायरेक्टर का फ़ोन छुपा रखा होता है, तभी उस मोबाइल में एक मैसेज आता है और इस मैसेज की रिंग जो कि बर्लिन और डैनिवर सुन लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों मोनिका के पास आते हैं और उसके पास से उस फ़ोन को छिना लेते हैं। बर्लिन अब डैनिवर से कहता है कि तुम इसे जान से मार। और बर्लिन जो अब अपने असली रूप में आ जाता है वो प्रोफेसर के एक भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा होता है। हालांकि बर्लिन प्रोफेसर को धोखा नहीं दे रहा था, वो उसके रूल को नहीं तोड़ रहा था, सिर्फ वो लोगों को डरा रहा था। जिसके बाद डैनिवर अब मोनिका को लेकर के एक बाथरूम में जाता है और वो मोनिका के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली उसके शरीर पे नहीं लगती है जबकि कहीं और लगती है, जिससे कि मोनिका बच जाती है। तभी यहाँ पे मोनिका जो अपने डैनिवर से कहती है कि तुम मुझे गोली मारो और मेरे ठाई पे मारना, जिससे कि बहुत सारा खून निकलेगा और बर्लिन को ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे जान से मार डाला है और मुझे जो कि कुछ नहीं होगा और मैं यहाँ पे एक लॉकर में छुप जाऊंगी। जिसके बाद डैनिवर भी सेम ऐसा ही करता है। वो अब मोनिका के थाई पे गोली मारता है जिससे कि काफी सारा खून निकलने लगता है और बर्लिन को ऐसा लगता है कि मोनिका अब मर गई है। वहीं दूसरी तरफ अब हम टोक्यो को देखते हैं जो अब रियो की हालत को देख रही होती है। रियो की हालत काफ़ी ख़राब होती है, इसीलिए टोक्यो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से के मारे म्यूजियम में लगे हुए 3 कैमरों को तोड़ देती है और वो प्रोफेसर को एक कैमरे में देख करके उसे धमकी देती है कि अगर अब किसी ने भी रियो को मारा या उसे जख्मी किया तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी और वो उन सभी लोगों को जान से मार डालेगी। जिस पर प्रोफेसर कोई भी रिप्लाई नहीं कर। प्रोफेसर जो सिर्फ एक चीज़ बोलता है और वो कहता है कि टोक्यो और रियो
तुम दोनों की इमेजेस जो कि पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी हैं, क्योंकि तुम दोनों की वजह से म्यूजियम की सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो और वो सारी वीडियो अब बाहर लोगों के पास पहुंच गई है, जिससे कि हमारा पूरा प्लान फेल हो सकता है। और ये सारी बातें कहने के बाद प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि पुलिस वालों को टोक्यो के इमेजेस स्टार्टिंग में रियो और टोक्यो जब इस म्यूजियम को देखने के लिए आए थे, तब इन दोनों की इमेजेस म्यूजियम के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिस वजह से रियो और टोक्यो दोनों वांटेड हो गए थे पूरे शहर में और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को पता लग गई थी। वहीं अब हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो अगेन से प्रोफेसर को कॉल करती है और वो अब प्रोफेसर से सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन तभी प्रोफेसर जो बहुत चालाकी से जवाब देता है और वो अब इंस्पेक्टर से कहता है कि तुमने कभी भी बस मैच्योर पुलिस का गेम खेला है या तुमने कभी देखा हो कि कोई ऐसा बच्चा जो पुलिस को खुद ही अपने आप से सरेंडर कर दिया हो। तो इसका काम यही होता है कि वो चोरों को पकड़ करके दिखाए। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर के मोबाइल पे एक कॉल आता है और वो कॉल होता है इंस्पेक्टर की मॉम का। और इंस्पेक्टर की मॉम का कॉल प्रोफेसर के नंबर पे इसीलिए आया क्योंकि सीरीज की स्टार्टिंग में जब इंस्पेक्टर पहली बार प्रोफेसर से मिली थी बार में, तब उसने प्रोफेसर के ही मोबाइल से अपने मॉम को कॉल किया था। इंस्पेक्टर की मॉम जो अब प्रोफेसर से कहती है कि मुझे अर्जेंट है अपनी बेटी रैकुएल से बात करना, क्योंकि उसका कॉल नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे नंबर पे कॉल किया है। जिस पर प्रोफेसर अब इंस्पेक्टर की मॉम से कहता है कि ठीक है, मैं इंस्पेक्टर को कॉल दे दूँगा। और इसी बहाने प्रोफेसर जो अब सीधे रॉन म्यूजियम के बाहर पहुँच जाता है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर जो अब प्रोफेसर से उसका फ़ोन ले लेती है और उनके मॉम से बात करने लगती है। वो उसका फ़ोन लेकर के अपने कैंप के अंदर निकल जाती है। प्रोफेसर भी यहाँ पे इसीलिए आया होता है ताकि इसे पता लग पाए कि म्यूजियम के बाहर क्या हाल चल रहा है। जिसके बाद प्रोफेसर और इंस्पेक्टर दोनों अब अगेन इसी बार में मिलते हैं जहाँ पे ये लोग पहली बार मिले थे। यहाँ पे इंस्पेक्टर जो अब प्रोफेसर को उसका फ़ोन वापस करती है और साथ ही इंस्पेक्टर जो प्रोफेसर का हाथ भी पकड़ रही होती है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं प्रोफेसर जो कि काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, वो अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर को ही बता लेता है। फिर हमें रॉयल म्यूजियम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बर्जिन अब अपने सभी रॉबर्स को ये बताता है कि मोनिका के पास से एक फ़ोन पकड़ा गया है जिसे मैंने और डैरीवन ने मिलकर के पकड़ लिया था। अब मैंने डैरीवन को ऑर्डर किया था कि वो मोनिका को जान से मार डाले, इसीलिए डैरीवन ने बाथरूम में ही मोनिका को जान से मार दिया है। और ये बात सुनकर उनकी मॉम पूछो कि डैरीवन जो फादर होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो सीधे बाथरूम में जाता है और वो नोटिस करता है कि डैरीवन जो बाथरूम में फैले हुए खून को साफ कर रहा होता है। ये चीज़ देख कर के मॉस को कोई पैनिक अटैक आ जाता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। डैरीवन ने मोनिका को नहीं मारा होता है, जो कि आप लोगों को पता है। इसके बाद मॉस्को को होश आता है और वो अब बिना कुछ सोचे समझे रॉयल म्यूजियम के बाहर आ जाता है अपने आप को सरेंडर करने के लिए। लेकिन तभी वहीं पे डैरीवन जो मास्क लगा करके आता है और वो मॉस्को के फेस के ऊपर मास्क लगा देता है, जिससे कि किसी भी पुलिस वालों को मॉस्को का चेहरा नहीं दिख पाता। और अगर मॉस्को का चेहरा सभी पुलिस वालों को दिख जाता तो फिर इन लोगों का सारा प्लान फेल हो जाता। जिसके बाद वो मॉस्को को लेकर के इस म्यूजियम के अंदर जाता है और अगेन से सारे लोग क्लोज हो जाते हैं। अब डैनिवर अपने फादर मॉस्को को बताता है कि उसने मोनिका को नहीं मारा है, जबकि वो अभी जिंदा है, लेकिन इस बारे में बर्लिन को पता ना चले। साथ ही डैनिवर अब अपने फादर मॉस्को को खुली हवा मिले, इसीलिए वो सभी ऑस्ट्रिचेस को मास्क और कॉस्ट्यूम पहनाता है। साथ ही वो उनके हाथों में नकली गन पकड़ाकर उन सभी लोगों को और साथ ही अपने फादर मॉस्को को लेकर के म्यूजियम की टेरेस पे जाता है, जहाँ पे डैनिवर और मॉस्को मिलकर के मोनिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पे अभी म्यूजियम का डायरेक्टर होता है जो अब मोनिका का नाम सुनकर के डैनिवर और मॉस्को से फाइट करने लगता है। तभी मॉस्को की नज़र अब दूर खड़े हुए स्नैपर के ऊपर जाती है, इसीलिए वो सभी हॉस्टेजेस को अब नीचे बैठने के लिए कहता है ताकि स्नैपर्स को ऐसा लगे कि वो सभी एक हॉस्टेजेस है। लेकिन तभी म्यूजियम का डायरेक्टर जो मॉस्को को कहना नहीं मानता है और वो खड़ा होता है और वो स्नैपर्स को तेज दिखाकर ही खड़ा होता है। तभी निशाना लगा के जो स्नैपर्स खड़े होते हैं उन सभी को अच्छा लगता है कि ये जो इकलौता आदमी पड़ा हुआ है यही रॉबर है, क्योंकि उसने सभी ऑफिसर्स को नीचे बैठा रखा है। जिससे कि पुलिस इंस्पेक्टर अब सभी स्नैपर्स को ऑर्डर देती है कि वो उस रॉबर के ऊपर गोली चला दे, जिसके बाद सभी स्नैपर अब म्यूजियम के डायरेक्टर के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिससे कि अब वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है तभी इसके चेहरे से मास्क भी हट जाता है और सभी स्नैपर देखते हैं कि उन्होंने म्यूजियम के डायरेक्टर को ही जान से मार दिया है, यानी कि उन्होंने एक हॉस्टेज को मार दिया है। और इस चीज़ का इन लोगों को काफ़ी पछतावा होता है। इसी के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।